जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने एक बार फिर से अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुई फायरिंग को अभी चंद घंटे ही बीते थे कि कठुआ और डोडा में भी आतंकियों ने हमला बोल दिया। दरअसल देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से दहशतगर्द बौखला उठे हैं। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 जगह आतंकी हमले हुए हैं। रियासी के बाद कठुआ और डोडा में हमला किया गया। कठुआ आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुए, वहीं एक नागरिक घायल हो गया, जबकि सेना ने कठुआ में एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं डोडा में आतंकी हमले में 4 जवान और एक एसपीओ घायल हो गए। डोडा में छिपे 2 आतंकियों की तलाश जारी है। इससे पहले रियासी हमले में 9 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जबकि 41 घायल हुए थे। डोडा और कठुआ में कल यानी 11 जून को हमला हुआ। वहीं रियासी में 9 जून को आतंकी हमला हुआ, जिसमें डोडा में भद्रवाह पुलिस पोस्ट पर हमला किया गया। कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ हुई, जबकि रियासी में श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। कठुआ के हीरानगर में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा सामने आया है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। जहां मुठभेड़ हुई, वहां एक बैग से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाकिस्तानी मेड चॉकलेट और दवाइयां मिली। मारे गए आतंकी के बैग से 1 लाख रुपए भी मिले हैं। 2 आतंकवादी इस जगह पर गांव सैद है। ये गांव हीरानगर के थाना के क्षेत्र का है। इस जगह ये नमूदार हुए लिखे। तो उसके बाद जैसे ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की। तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले रियासी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया था। रियासी हमले में आतंकी अबू हमजा और उसके साथी का नाम सामने आया था। सुरक्षा बलों ने रियासी हमले के आतंकी का स्केच जारी किया और इनाम की घोषणा कर दी है। रियासी हमले पर जांच एजेंसियों ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान के पीओके में हमले की साजिश आईएसआई के इशारे पर की गई थी। साफ है कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन है तो पाकिस्तान के आतंकी बेचैन है। लेकिन पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले कराकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वैसे पाक प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी को नहीं। पाकिस्तान कैसे आतंक को अपने देश में पनपाता है और दूसरे देशों में कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड करता है, ये सबको पता है। लेकिन कई बार पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, सबूतों के अभाव की बात कहता है। और इस बार जो मामला सामने आया वहां तो पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकियों के सबूत भी सामने आ गए। तो इस पर बातचीत करेंगे कि क्या बचने का कोई विकल्प है और क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का। कई हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जी जुड़ गए जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। ललित अंबरदार जी हमारे साथ जुड़ गए, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और हमारे साथ बैरिस्टर वकास अबरेज खान जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत करते हुए मैं शुरुआत वकास भाई आप ही से करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि ये आतंकवाद कब खत्म करेंगे आप? मतलब क्या मिलता है आपको लोगों को मारकर? भारत के मासूम लोगों को मारकर पाकिस्तान को क्या हासिल हो जाएगा? और आप हर बार ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, इन्होंने किया, ये भारत का, वो उसका। इस बार तो आपके सबूत सामने आ गए ना। पाकिस्तान का टेररिस्ट था, उसके बैग से पाकिस्तानी चीजें बरामद हो गई। अब इससे ज्यादा आईना आपको क्या दिखा दें? वकास जी आप तक आवाज पहुंच रही है? बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार कंफर्म करवाते हैं आवाज पहुंच रही है या आवाज पहुंचने के बावजूद जवाब नहीं देना या वाकई आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं ललित जी आपके पास आ जाता हूं बहुत जल्दी से। अब तक पाकिस्तान बगले झांकता रहा है कई बार कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, दुनिया बदनाम कर रही है। इस बार तो सबूतों के साथ हम कह रहे हैं कि जो हो रहा है भारत में आतंकवाद के रूप में वो सब कुछ पाक प्रायोजित है। और ये क्या यहां से नकारने की कोई गुंजाइश बच जाती है क्या पाकिस्तान के लिए? अनुराग जी, आज की तारीख में आज भी 2000
2015 तक, 2018 तक, 2019 तक तो ये दुनिया में कहीं पे भी जिहादी हमला होता था उसके तार ट्रेस किए जाते थे पाकिस्तान के अंदर। अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि जिहादियों का जो सेंटर है थोड़ा शिफ्ट हो गया है, थोड़ा शिफ्ट हो गया है। लेकिन जहां तक कश्मीर जहाद का जो मामला, पाकिस्तान का एक घोषित उनका प्रोटोकॉल है कि हिंदुस्तान को 1000 साल जंग करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर 1000 वार करेंगे और हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आप समझिए 1947 को जैसे ही पाकिस्तान बना था उसी महीने में उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कश्मीर जहाद, जो पहला जहाद था, वो शुरू किया था। जब सोच रहे थे कि नया मुल्क बनाया, क्योंकि उनको हिंदू से नफरत है, इसी नफरत के आधार पर पाकिस्तान बनाता है। तो हमें इकट्ठे लिए उम्मीद करें कि पाकिस्तान हाँ करेगा कि हमने करवाया, ये साफ जाहिर है। आप जब मेजर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी 1980 के 1990 में, उन्होंने टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जब कश्मीर उबल रहा था जहाद के ऊपर, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था, तो वो बार बार इस्लाम के जितने भी पैगंबर है, इस्लाम के जितने भी हस्तियां हैं, उनको याद करके पाक कश्मीर के मुसलमानों को वो भड़का रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। तो हिंदू का नरसंहार हुआ था। तब से आज तक ये चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अभी हुआ इन्होंने, तो पाकिस्तान से हमें निजात मिलेगा इस मुसीबत से तभी जब पाकिस्तान को तो खंडित किया जाएगा, ठीक है सर, तोड़ा जाएगा। नहीं, पाकिस्तान को तो समय समय पर जवाब हम देते रहे। पाकिस्तान ने जब सीधे वॉर लड़ने की भी कोशिश की तो उसको धूल चटाई हमने, और जब वो आतंकवादी भेजते तो उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा देते हैं, और कई बार तो हमने घर में घुसकर भी मारा है, फिर भी ये मानते नहीं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए, एक बार फिर से आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ वकास अब्रेज खान साहब जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, बेहद खास मेहमान है हमारे लिए। और फखर यूसुफजई जुड़ गए हमारे साथ जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली बात करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल बात करेंगे फखर भाई। मैं फखर भाई आपके पास आऊं, वकास जी आपसे शुरुआत करता हूं। मतलब अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है ये कहने में कि जो भारत में आतंकवाद होता है इसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे यहां जो आतंकवादी मारा गया उसके पास से आपके यहां बनी हुई पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है, आपके यहां बनी हुई दवाइयां बरामद हुई हैं, और ऐसा तो संभव नहीं है ना कि वो आतंकवादी जाएगा पाकिस्तान से सिर्फ चॉकलेट और ये खरीद कर आ जाएगा, भारत में रहेगा फिर आतंकवाद करेगा। जाहिर बात है वो पाकिस्तान से आया, उसका कनेक्शन है, तब उसके पास ये चीजें बरामद हो रही है। देखिए पाकिस्तान के साथ इसका क्या कनेक्शन है, और जो सारी चीजें एट्रीब्यूट की जा रही हैं, लिंक्ड की जाती हैं, या एक्विजिशन जो एलिगेशंस लेवल्ड किए जा रहे हैं, और एक तरफा स्टोरी चलाई अगर तो किसी शख्स दहशतगर्दों के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, और क्या वो जंग का मुर्द इल्जाम हमने हिंदुस्तान को ठहराया? जो वजीरिस्तान के अंदर जो ज़रब अज़ब हमने लड़ा, रद्दुल फसाद ऑपरेशन लड़ा, अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान इसके पीछे जो है वो कारफरमा था। जो चीजें, इतिहास इस चीज का गवाह है, अगर आप हिस्ट्री की तरफ रिवाइव करते हैं तो जो चीजें किसी मुल्क के साथ एट्रीब्यूट की जाती है, जिस तरह कुलभूषण था, अभिनंदन था, अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस है जिस तरह के साहब था, तो सर पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के मुंह से एविडेंस सुनकर अच्छा नहीं लगता। और इन लोगों को देखिए कई बार तो हमने आपको हाफिज सईद को लेकर भी बातें की हैं और एविडेंस दिए हैं, तो आप तो जब वो नकार सकते हैं, दाऊद इब्राहिम नकार सकते हैं, तो आपसे क्या उम्मीद करें? चलिए एविडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं एविडेंस की बात करता हूं। सुनिए सर, ऐसा है कि पूरी दुनिया ने एविडेंस देखा था तब जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो आप कैसे आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, कैसे आतंकियों को पालते पोसते हैं, इस पर दुनिया को एविडेंस की जरूरत नहीं है। वो दुनिया आपको आईना दिखा देती कि देखिए साहब आप कैसे आतंकवाद परोस रहे हैं। देखिए हमने कहां पे ओसामा बिन लादेन की पुष्ट बनाई की, हाफिज सईद साहब की, और हाफिज सईद साहब की जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनकी तो जमात को यहाँ पे जो कालदम करार दे दिया गया, वो बैन कर दिया गया है। अगर कोई भी आतंकवादी अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से इस तरह की करते हैं, तो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज को तमाम मेजर्स इंश्योर करने चाहिए जिससे शहरियों की जिंदगी को सेफ और सिक्योर किया जाए। लोगों को यहाँ से किसान को भीख कर मांगे हैं, यहाँ से इस चीज की इल्तिजा करें कि आप इन लोगों के साथ नारवा सलूक ना रखें। इन लोग जो भी दहशतगर्द नहीं सर, क्या है ना, सुनिए ऐसा है ना कि ऐसा है कि वकास भाई ऐसा तो नहीं है कि देश के बीच में, दो देशों के बीच में डिप्लोमेसी आप नहीं समझते हो, समझदार व्यक्ति हैं, दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन डिप्लोमेसी आप समझते होंगे, और आपके यहां पर अगर आप आतंक को पालेंगे तो आप जाहिर बात है कि फिर उसको डिफेंड करेंगे। इस पर अमेरिकी एजेंसी ने भी इस बात का दावा किया था, कई दूसरी एजेंसीज भी इस बात का दावा कर चुकी है कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे लोगों को आप अपने यहां पालते पोसते हैं और उनके आतंकवाद को दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज फेल है, आपकी आर्मी फेल है, ताकि इस तरह के आतंकवादी जो है आपके यहां बैठ सके और दूसरे देशों में आतंकवाद कर सके। देखें, आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, उनकी जो भी जमातें थी वो पाकिस्तान में बैन कर दी गई हैं, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी वो सर, हम ही लोगों ने खुलासा चलाया था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद को पूरे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सर मैंने तो आपसे ये सुनिए सर, मैं आपको बताता हूं, सुनिए सर, मैं डेटा बताता हूं। पाकिस्तानी होकर आप प्रूफ की बात करें तो मैं डेटा बताता हूं। 2018 में आपका बहुत प्रतिष्ठित अखबार है डॉन, द डॉन ने यह बात छापी थी कि आपके यहां पर इस तरह के लोगों को सरपरस्ती मिल रही है और उससे आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा है। और कितने सबूत चाहिए आप बताइए? आतंकवाद को पाकिस्तान पालता पोसता है, इसके कितने और सबूत लाके दूं मैं? वजीरिस्तान में सर हमने तो 5 साल वजीरिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर, केपी के अंदर हमने तो एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दों के खिलाफ, और दहशतगर्दी की जंग के अंदर हमने तो कभी भी इंडिया को मुलविस नहीं किया। हमने कभी भी इंडिया की इंटरवेंशन, इनकी इंटरपोजेंस को किसी तरीके से इंक्लूड या इंडल्ज नहीं किया और ये आरोप नहीं लगाया, मां सवाए 2-3-4 इंसिडेंट थे जिसके अंदर डायरेक्ट सर आप आरोप इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि भारत ये नहीं करता। लोगों ने आप करते हैं इसलिए आप पर आरोप लग रहे हैं, आप करते हैं इसीलिए आपके आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान के सामान बरामद होते हैं। आप भारत को इन्वॉल्व मत कीजिए। भारत कैसे पूरे विश्व में शांति दूत का काम करता है ये पूरी दुनिया जानती है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। पाकिस्तान क्या करता है ये अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रशिया तक कह चुका है। और वही यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका और वही यूनाइटेड नेशन के अंदर दूसरे दुनिया के जो ममालिक थे आपको भी दहशतगर्द कह चुके हैं। कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पर जब FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से 2022 तक रहने वाला देश हमें कह रहा है ये बात। FATF की ग्रे लिस्ट में थे ना? FATF का फुल फॉर्म जानते हैं आप? आज से 4 महीने आप FATF का फुल फॉर्म जानते हैं? उसका मतलब जानते हैं आप? FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में वो देश होते हैं जो आतंकवाद को अपने घर में पालते पोसते हैं, और पाकिस्तान इस FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से लेकर 2022 तक उस ग्रे लिस्ट में बना हुआ था क्योंकि वो पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को पालता है। आप कहां कहां गिड़गिड़ाए उस ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए मुझे बताने की जरूरत है क्या? सर आप इस टेररिज्म को अगर पाकिस्तान के साथ एट्रीब्यूट करें और फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सर हमारे देश का एक नॉर्मल सिविलाइज्ड पीपल मर रहा है। सर सुनिए सर, आपसे सवाल भी ना पूछें, हमारे देश में आम जनता को आपके प्रायोजित आतंकवाद की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। संजय सोई सर, इनको कितना आईना दिखाया जाए? ये पूरी दुनिया के सामने तो अलग थलग है ही आतंकवाद के मामले पर। इनको पूरी दुनिया जो है एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवा देती है इन लोगों के, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, अपने यहां से इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं। भुगत कौन रहा है? जो देश शांति चाहते हैं। हम कहां पे कोई संजय सोई जी, ऑडियो बड़ा ब्रेक हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अनुराग जी पहले धन्यवाद। और जो प्रकाश साहब कह रहे हैं मेरे ख्याल से उनको इस बात में सोच विचार करना पड़ेगा कि आज जो अगर पाकिस्तान की जो हालात है, जो वहाँ की जो आवाम के हालात है, उस पर जिम्मेदार कौन है, क्यों है? क्योंकि जो भारत के साथ नफरत वाली बात रखी है इन्होंने शुरू से और लगातार आतंकवाद के ऊपर जोर दिया है, बजाय इसके बच्चों को तालीम दे, उनको इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, टीचर बनाए, उसकी बजाय वहां पर अगर उनको आतंकी बना रहे हैं तो फिर नेचुरली उसका फल भी आज आप भुगत रहे हैं। वहां पर किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं और वो अपने आप ही हो रही है, लोग जाग रहे हैं। चाहे वो POK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, आप आज उस आग में झुलस रहे हैं क्योंकि आपने इस चीज को हवा दी, आपने उस चीज को बढ़ाया। और आज जो अगर चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, क्योंकि आपने उस चीज की तरफ ही नहीं दिया, खाली कि भारत में हम भेजो, कश्मीर का मसला उठाते रहो। आज कश्मीर में देखिए कितनी तरक्की हो रही है, जब से 370 हटा है वहां की आवाम बहुत खुश है, वहां पे दबादब टूरिस्ट जा रहे हैं। हाँ। और यह चीज कहीं पाकिस्तान को पच नहीं रही है। लेकिन संजय सोई सर, मैं तो एक सिंपल सी चीज जानना चाहता हूं आपसे कि ये क्या पाकिस्तान उस भूमिका में बैठा हुआ है जो बिल्ली आंखें बंद कर देती है और कहती है पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया? क्या पाकिस्तान आज उस भूमिका में है क्या आतंकवाद को लेकर? क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, जो आम जनता शांति से रह रही है, ये बात पाकिस्तान को पच नहीं रही है। और यही कारण है कि किसी ना किसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलिटेंट भेज के कहीं गड़बड़ करे, एक आम आदमी में डर का माहौल बनाए। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि भारत की जनता, कश्मीर की जनता बड़ी स्ट्रांग है। आज वो समझ गई है कि क्या उनके लिए अच्छा है, उनके भविष्य के लिए अच्छा है, उनके बच्चों के लिए अच्छा है। यही कारण है घटनाएं बंद हो चुकी हैं, टेररिज्म की घटनाएं बड़ी कम हो गई। आज जनता खुद आके बताती है। अब सामा में देखिए, लोगों ने खुद बताया पुलिस वालों को कि यहाँ पे इस प्रकार से
मिलिटेंट घूम रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हो गया जहां पर लोगों ने कश्मीर पुलिस की मदद दी है और उनके द्वारा जो मिलिटेंट्स खत्म किए गए, क्योंकि वो समझ गए हैं कि क्या है उनके लिए। और सर अच्छा मैं और अपने क्या दर्शकों उनके को लिए खराब। बताऊं कि कठुआ में जब आतंकी घुसे किसी गांव में तो वहां पर वो लोगों को मारने के लिए दरवाजा खटखटाते रहे, पानी के लिए कहते रहे, लेकिन जनता इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा सेल्फ प्रिपेयर्ड थी आतंकवाद को लेकर कि उन्होंने आतंकवादियों का साथ नहीं दिया। और अब जब सेना के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं तो वो वहां पर पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। ये आम लोगों के लिए हेड्स ऑफ है। मैं आऊंगा एक बार फिर से संजय सोई सर आपके पास। फखर यूसुफजई साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं बतौर पत्रकार आप बात करेंगे। सर इस आतंकवाद ने क्या दिया आपको? मैं अभी कल की घटना बता दूं, आपके 6 जवान मारे गए आतंकी हमले में, फिर भी आपका देश पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान का जो हुक्मरान है वो इन आतंकियों का साथ दे रहा है, आईएसआई आतंकियों का साथ दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू। और जो मतलब जो इनोसेंट लोग मरे हैं, मैं आपको बगैर किसी एज ए पाकिस्तानी एज ए हिंदुस्तानी बात नहीं करूंगा। वो पिलग्रिम्स थे ना, वो किसी का कुछ बिगाड़ने जा रहे थे ना कुछ और करने जा रहे थे, जो भी उनका बिलीफ था उसके लिए वो जा रहे थे। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि यार इसको मेरे बच्चे हैं, जवान है या खवातीन है उनके साथ, और वो जिस मकसद के लिए भी जा रहे हैं, वो सैर सपाटे पे जा रहे हैं, उनको आप मार रहे हैं, किसी को हक नहीं है। कोई भी वो कर रहा हो ना, मेरा मुल्क कर रहा हो, किसी और का मुल्क कर रहा हो, किसी और का मुल्क कर रहा हो, तो वो तो नहीं है। आपने बात की कि सपोर्ट FATF के बाद से, शायद उससे पहले हमारा दिमाग किसी और तरीके से चलता था, लेकिन FATF में 2-3 दफा ग्रे लिस्ट में जाने के बाद जी से 22-4 साल में थे, तो इसके लिए जब उनकी टीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम जब इस्लामाबाद आया करती थी, तो वो FIA से और बहुत सारी जो एजेंसीज होती है उनसे बाकायदा हर 3 महीने की रिपोर्ट लेती। उससे ऊपर शायद हमें लगा कि यार अब हमारी जान नहीं छूटने वाली, इसीलिए फिर चीजों को चेंज बहुत किया गया। और जिस तरह वकास साहब ने कहा, फखर भाई ये तो मानते हैं ना कि पाकिस्तान में फिर आतंकवाद को पहले पाला पोसा गया, ये बात तो कंफर्म करते हैं आप? देखिए तक ये मैं कहूंगा जो गलत रहा उसका नुकसान हमें, क्योंकि अभी रिसेंटली मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात भी की थी कि जो लाहौर डिक्लेरेशन को हमने वायलेट किया, तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि नहीं बोली अच्छा ठीक है। मैं फखर भाई मैं आपको रोक रहा हूं एक मिनट। हो सकता है कि आप तक ये जानकारी ना हो, ठीक है। आप कम से कम ये मानते हैं भारत के नेशनल न्यूज चैनल पर कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा, और सर जिसकी जड़ आपने बहुत पहले बो दी वो आपको कैसे आने वाले वक्त में ऐसा फल नहीं देगा। अच्छा मैं दूसरी चीज आपको बताता हूं, सुनिए। ये जो अभी घटनाएं हो रही है ना, जब नरेंद्र मोदी हमारे यहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उससे कुछ दिन पहले POK में 400 जिहादी जुटे। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, JKLF के आतंकी भी थे। 2 आतंकी के नाम मैं आपको बता देता हूं, एक है वहाब, एक है सैफुल्ला। ये लोग जुटे, इन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग के बाद चूंकि इसमें ISI का भी सपोर्ट था, तो मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि भारत में आतंकवाद परोसना है। और उसके बाद आज देश में क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। 48 घंटे में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। तो आप वो FATF की ग्रे लिस्ट के बाद पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन का दावा कैसे कर सकते? कुछ दिन पहले अभी आतंकी हमले को लेकर मीटिंग हुई है आपके यहाँ। देखिए हम ये बात तो करते हैं, ये हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला कि जी हमने कभी एलिगेशन इंडिया पे नहीं लगा, हम लगाते हैं। बलूचिस्तान का हम किसी फखर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हो सकता है कि अभी आप तक आवाज नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आ नहीं रही हो, या आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही हो। फखर भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनिए वकास भाई, आपके साथ पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठकर इस बात को मान तो रहे ना कि FATF की ग्रे लिस्ट से पहले तक हम आतंकवाद को पालते थे और दूसरी दुनिया के दूसरे देशों में भेजते थे, वो तो मान रहे हैं ना यहां बैठकर? सर देखें, 2 चीजें हैं। FATF का आपने तज़किरा किया, सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं तो आपको पहले ये चीज गोशगुजार कर चुका हूं कि पाकिस्तान ने 5 साल जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लेकर बाजवा तक एक रद्दुल फसाद था, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था। ये 2 पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के जितनी चीजें थी उनके खिलाफ जितने भी दहशतगर्द थे, और APS के बाद भी एक तवील जंग थी जो हमने उस दिन सेल्फ लड़ी। जो आपने कौन सी दुनिया का ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दों को खुद पालेगा और किस पर्पस के लिए पालेगा, और वो सांप जो खुद को डसते रहे। मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान पालता। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आप बोलें कि दहशतगर्द मौजूद नहीं है, तो ये कहना जो है वो मेरे ख्याल में नामुनासिब होगा। फूड पैराडाइज का इस तरह का क्लेम करने कि यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है, कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाई नहीं करते। इसी वजह से डिफरेंट ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। जहां तक ये इंसिडेंट का जो एक सफा करना, जाबराना और कातिलाना इकदाम वहां पे किया गया,
दुनिया का कोई भी मुहज्जम माशरा या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो जो आतंकवाद है उसको कैसे पाल सकता है अपने देश में, तो मुझे बताइए कि आपके देश में अभी भी लश्कर, जैश, JKLF जैसे आतंकी क्यों घूम रहे हैं? POK की बैठक में तो सब आ गए थे, क्यों कार्रवाई नहीं की आपने? 26/11 का हमला हुआ था, हाफिज सईद मास्टरमाइंड था, ये बात साबित हुई थी, उसके बाद उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, आपने क्यों कदम नहीं उठाए? देखें, तो मैंने तो आपको पहले भी कहा और दूसरे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि हमने तो उनकी जमातों को बैन कर दिया और फिर उसके बाद जो कराची के बैन कर दिया, काफी है बैन कर देना। अरे सामने से आप बैन कर दे रहे हैं ताकि आप FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, ताकि आपको फंडिंग मिलती रहे, लेकिन आतंकवाद चलता रहे पाकिस्तान। दूसरे नाम से बन गई है। मैं आपको दो चीजें आप देखें, जिस भी जमात को बैन कर लिया जाए उसका लीगल वजूद ना हो तो वो तमाम लोग कोई भी कार्रवाई करेंगे, अनलॉफुल असेंबली के जिम्मन में आएंगे और उसके बाद उन लोगों को उठा लिया जाता है, धर लिया जाता है और उनके खिलाफ कानूनी तौर पे कार्रवाई की जाती है। हमने तो मिलिट्री कोर्ट इस पर्पज के लिए एस्टैब्लिश किए थे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, जब इनको पकड़ा जाता है आर्म कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है, जो लीगल प्रोसीडिंग। सर सुनिए, जाने दीजिए, अपने यहाँ के लीगल प्रोसीजर की क्यों बात कर रहे हैं? आपके यहाँ पर जब बैठकें होती है ISI की तो उसमें कई सारे आतंकी भी दिख जाते हैं, तो इसमें तो कम से कम लीगल एक्शन की बात तो आप मत कीजिए। ललित अंबरदार आपको जवाब दे रहे हैं। ललित जी, ये जो कार्रवाई की बात कह रहे हैं, इन्होंने कार्रवाई की होती तो आतंकवाद आज यहां होता क्या पाकिस्तान में? ये लोग तो खुद झेल रहे हैं, ये लोग तो खुद भुगत रहे हैं उस आतंकवाद को। हिलरी क्लिंटन ने इनके जमीन पे, इनके पाकिस्तान में खड़ा के बोला था, तुम सर्व पालोगे तो एक डस लेंगे। इन्होंने ज़र्ब अज़्ब का जिक्र किया। आपको बताना चाहता हूं कि अयाज अमीर एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और सेनेटर रह चुके हैं, तो उन्होंने ज़र्ब अज़्ब के बारे में क्या बोला था कि जो ज़र्ब अज़्ब में जो वहां पे जहादियों के साथ जिनको इन्होंने मारा वो लोग कश्मीर में थे, कश्मीर जहाद में इन्वॉल्व थे। तो उसमें अयाज अमीर ने क्या बोला, मैं एग्जैक्टली पहले अंग्रेजी में बोला, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। उन्होंने बोला है, व्हाट पाकिस्तान hand is the battle of jihadists who took the might of Indian army head on in Kashmir. पाकिस्तान के सामने चुनौती वो है कि बैटल जंग से ग्रस्त, जंग से पुख्ता हुए हैं जहादी, जिन्होंने हिंदुस्तान की माइटी, हिंदुस्तान की ताकतवर आर्मी को आड़े हाथों लिया था, वो हमारा चैलेंज है जो वहां पे नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो उसने जस्टिफाई किया कि हम उनकी के ऊपर है। वो जो पाकिस्तान पाले हुए सांप थे वो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की खिलाफ लड़ रहे थे, जब वो वापस आ गए पाकिस्तान को डसना शुरू कर दिए तब इन्होंने ज़र्ब अज़्ब किया था। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कश्मीर जिहाद काउंसिल है, कश्मीर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है। उसका जो सरगना है उनको बताइए कि वो लोग वहां पे क्या जियारत करने के लिए गए हैं या तिजारत करने के लिए गए हुए हैं? वहां से वो आपने बताया ना, वो मिलते हैं, रोज मिलते हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, और ये दुहाई देते हैं भारतीय नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अरे आपका कानून और आपका आतंकियों को पालने का तरीका वो दुनिया से छिपा नहीं है साहब। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। ललित जी यही बात कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को सुना देते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर? आतंकी हमले पर उनका बयान सामने आया। पाकिस्तान से बात करनी होगी या फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं बातचीत नहीं होगी तो आतंकी आते रहेंगे, सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं है? सुनिए क्या कह रहे फारूक अब्दुल्ला। I have always told you, terrorism is not going to end unless there is understanding between the two nations. Terrorism will continue, and we have to face it. Tragedy is innocent people are killed. Innocent people are held then afterwards. They are beaten. That's unfortunate. One CRPF जवान has also lost his life. लेकिन फखर साहब ऐसा तो नहीं है ना कि बातचीत नहीं हुई है। बातचीत तो कई बार हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और नवाज शरीफ कह रहे थे कि हमारी गलती थी उस पैक्ट में। तो बातचीत करने से पाकिस्तान कहां मारने वाला है? देखिए, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट तो अभी कुछ दिन पुरानी है, इतनी पुरानी बात नहीं है कि उन्होंने ये बात कही थी। ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं कहता हूं कि फिर भी हमारे पास, क्योंकि हम जो मर्जी कह दे, लेकिन एक बात है और वकास भाई सुनना अभी फखर साहब क्या कह रहे हैं। वकास भाई ठीक है, प्लीज फखर भाई प्लीज कंटिन्यू। हाँ,
अच्छा, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अगर बात नहीं करते तो ये लोग फायदा उठाते हैं। आप कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, मैंने आपको बताई बात कि शायद पहले ये चीजें होती रही होंगी या चलती रही होंगी, लेकिन उसके बाद नहीं फखर भाई, अगर ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हम कहते हैं तो उसके पीछे का रीजन समझिए सर। आपके आईएसआई के जितने भी बड़ा प्रेशराइज नहीं जितने भी ऑफिसर है वो बैठ के मीटिंग करते हैं इसके लिए साहब। देखिए तो क्यों स्टेट ऑर्गेनाइज ये टेररिज्म नहीं है? जहां तक मीटिंग की बात हम ये करते हैं ना, हम ये दावा करते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि बाकायदा फिदायीन का एक बड़ा ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक जिसे कहते हैं एक बड़ी गैदरिंग उन्होंने की। इस तरह की चीजों के ऊपर अब मैं उसके अंदर सिराजुद्दीन खान बैठे होते जो उनके मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान हुकूमत के, तो ये वाली बातें करना, देखें इससे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ ये फैक्टर जरूर है, लेकिन ये फायदा उठाता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो दूरियां हैं उससे ये फायदा जरूर उठाता है। और जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब की एक बात से कम सर फायदा तब उठा पाता है। सुनिए सर, ऐसा है, सुनिए सर, पहली बात तो ये कि आप ठीक है फखर भाई, आप पत्रकार हैं, आप समझते होंगे सारी चीजों को, आप बातें बैलेंस भी कर रहे हैं कुछ हद तक, क्योंकि आप पाकिस्तान के तो बात पाकिस्तान की आपको करनी पड़ेगी। सर सुनिए, लेकिन क्या है 3 हमले हुए, इन 3 हमलों के पीछे का तरीका आप देखिए। खबर यह थी कि एयरफोर्स पर हमला होना था, लेकिन श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया गया। आतंकी इतने खूंखार और क्रूर थे कि वो गोलियां तब तक चलाते रहे जब तक बस गिरने के बाद ये सुनिश्चित वो नहीं कर लिए कि लोग मर गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमला गांव में होता है, पुलिस चौकी पर होता है, और तीसरा हमला एक और गांव में कर दिया जाता है। इन तीनों मामलों में अगर आप देखें तो आतंकियों के पास अच्छा खासा एम्युनिशन है, अच्छे खासे हथियार हैं, और एक आतंकी जो मारा गया उसके पास से तो पैसे भी मिले। तो ये कौन दे रहा है? आप सिर्फ ये कहकर कि ये संगठन अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। कोई ऊपर बहुत बड़ा बैठा हुआ है आपके यहां जो इन्हें ये सब कुछ दे रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए। मैंने आपको एक बात बताई है, देखें अगर पाकिस्तान इस वक्त ये चीज कर रहा है तो पाकिस्तान बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है ऑलरेडी बहुत लेकिन दूसरों के देश में आतंकवाद भेजने के लिए वो बिल्कुल तैयार। इस वक्त शायद जिस वक्त हम पाकिस्तान से चीजें जिस वक्त हो रही टेबल केस से हमें पैसा मिल रहा था, पता नहीं बाकी दुनिया से भी बेताशा में पैसा मिल रहा था, तो हमें फिक्र नहीं थी कि हमने करना क्या और हमने खाना क्या। आज हमें फिक्र है कि हमने मुल्क को चलाना कैसे, क्योंकि सबने मतलब हमें कह दिया कि बस एनफ इज एनफ। हमें साहब हो सकता है कि आपके यहाँ के कुछ हुक्मरान वाकई ये सोचते हो कि कैसे मुल्क को आगे ले जाना है, लेकिन आपके यहाँ के सेना के कुछ अधिकारी, आईएसआई के कुछ लोग नहीं चाहते कि पड़ोसी देश शांत रहे। वो चाहते हैं कि हम एक बार फिर से घुसकर मारे आपको घर में। हेलो, ठीक है, ललित जी कुछ जवाब दे रहे हैं। ललित जी प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय सोनी जी का अगर कनेक्शन हो गया तो उनके पास जाऊंगा। ललित जी प्लीज। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं उठा सकता जब तक उसकी आईएसआई की मंजूरी ना हो। अब देखिए तालिबान का इजाद किसने किया था? नसरुल्लाह बाबर इनके तत्कालीन होम मिनिस्टर थे और बेनजीर भुट्टो ने। इवन वो पहली एक वारदात थी जो आईएसआई को खबर नहीं लगी थी, और बाद में ने तालिबान को पाक कर अपने साथ तालिबान से निकल गया है। कश्मीर के अंदर भी जब कश्मीर जहां पहला किया, जब पाकिस्तान की 1947 में जब किया था, तब इन्होंने बोला ये हमारे लोग नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को शलवार कमीज पहना दी, बोले ये कबायली लोग हैं। मेजर अकबर उनको लीड कर रहा था। बांग्लादेश में 1971 में अपने पाकिस्तानी मुसलमानों को, हिंदुओं को तो उन्होंने बर्बरता बरसाई, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म, रेप और मर्डर किया वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। ऐसा किया। आज की तारीख बलूचिस्तान में कौन जुल्म कर रहा है? वो तो मुसलमान है, वो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। आईएसआई ने वहां पे, आपको बताना चाहता हूं, वहां पे लड़कों का रेप करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने सेंटर खोल रखे हैं। इतनी बर्बरता वहां पे हो रही है। वो अपने पाकिस्तानी एक मजहब को मानने वाले मुसलमानों को नहीं बख्शते। अहमदियात के लिए पाकिस्तान के अंदर 2 गज जमीन नहीं है दफन होने के लिए। शियाओं को आए दिन उनको लड़कारते रहते हैं। 25% हिंदू और सिख है 1947 से। तो ये जुल्म तो इतने ज्यादा हो गए ना ललित सर कि पीओके से अब लतिया कर भगा दिए जा रहे हैं। लड़की हर दिन 10 साल की लड़की। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये जुल्म इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पीओके से लतिया कर भगा दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी स्थिति ये है कि पीओके में कई सारे ऐसे टेरर कैंप्स चल रहे हैं जो सिर्फ भारत को निशाना बनाते हैं। आपकी बात में पाकिस्तान को बहुत भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। अबरेज खान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय सोई सर, आपका कनेक्शन ठीक है? मुझे ये बताइए, क्योंकि हमारे देश के कुछ नेता कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का तो कितना मौका दे दिया हमने, ये कहां मानते हैं?
देखिए, बातचीत तो तब की जाए जब दूसरी तरफ से कोई रेस्पॉन्स हो या दूसरी तरफ से शांति हो या वो बातचीत करना चाहे। एक तरफ से अगर आप टेरर की एक्टिविटी करते रहे, टेररिस्ट को इंडिया भेजते रहे, भारत में भेजते रहे, यहाँ पर दंगा फसाद करवाते रहे, तो फिर बातचीत किस लिए करनी है? बातचीत तो हम तब करेंगे जबकि उधर से भी एक सच्चाई की बात हो, एक प्यार की बात हो, मोहब्बत की बात हो। और मैं पाकिस्तान का ही इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि जो नफरत वाली फिलॉसफी चल रही है। क्योंकि मतलब संजय सोई सर, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, संजय सोई सर आप रक्षा विशेषज्ञ, मुझे बताइए भारत तैयार है ना एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए अगर ये लोग नहीं माने तो? देखिए, ऐसा है कि भारत को कुछ ना कुछ और अलग करेगा अब की आप देखते रहिए अनुराग जी। जब पहले आप 2016 के पहले आप देखिए, पहले कोई टेररिस्ट अटैक होता था हम कहते मैच बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो, सर्जिकल हुआ। जब इन्होंने सोचा कि पुलवामा हुआ है तो तब सर्जिकल करेंगे, तब बालाकोट कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। ये बार आप देखते रहिए कि किसी की जान की कीमत बहुत कीमती है। वकास भाई, हम लोग तो इतने संपन्न हैं पूरी दुनिया में, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, बहुत जल्द तीसरे की भी हो जाएंगे। हम लोग तो इतने संपन्न हैं कि हम पर कोई आंख उठाएगा तो हम उसको घर में घुसकर मारेंगे। आप हमले झेलने के लिए तैयार रहेंगे क्या? आपकी इतनी हैसियत है कि आप लड़ पाएंगे? हमारी सबसे पहले तो हमारी आपकी कोशिश है कि हम दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बने। दूसरी, जब आपने हमलों की बात की, देखिए पाकिस्तान कभी भी ना हमलों के हक में रहा है। आप इतिहास के अंदर जाएंगे, हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, 2018 की एग्जांपल्स देंगे, अजरबैजान की एग्जांपल्स देंगे, तो मेरे ख्याल में इस चीज को जस्टिफाई करना कि इन सारी चीजों के पीछे इंडिया पाकिस्तान जो मास्टर नहीं, मैं एग्जांपल दूंगा ना सर, 1972 का एग्जांपल दूंगा, 1962, 1965 का बात दूंगा। मैं आपको देता हूं ना, करगिल जो भाग गए थे, याद आया आपको याद आया? कितने जंग आ रहे हैं, कितने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है, आज कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं। मैं आपको देता हूं ना एग्जांपल। खैर, टाइम इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आज भारत मजबूत है और पाकिस्तान को एक बार फिर से घर में घुसकर मार सकता है अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो आज भी देश कह रहा है जो हमले हुए हैं इसका बदला लो, और आने वाले वक्त में इस पर क्या और एक्शन लिए जाते हैं इस पर जानकारी हम आपको देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी हमले पर देश में सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी कह रहे हैं देश जवाब मांग रहा है। कांग्रेस के ही नेता पवन खेड़ा ने कहा पीएम मोदी चुप्पी तोड़िए, जवाब दीजिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तैयारी कर रहे थे शपथ ग्रहण करने की और दूसरी तरफ हमला होता है। 48 घंटे के अंदर 3 आतंकी हमले हो जाते हैं और अब इस पर विपक्ष कैसे सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी का ये ट्वीट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, और क्या रिएक्शन विपक्ष के सामने आ रहे हैं, सुनिए जरा। रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह भी लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पवन खेड़ा को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के नेता, अब इस पर बीजेपी जवाब दे रही है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। राहुल गांधी को अमित मालवीय ने जवाब देते हुए कहा कि मारने वाले पाकिस्तान से आए इस्लामिक जिहादी हैं, मरने वाले हिंदू हैं, इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। आगे अमित मालवीय लिख रहे हैं, मरने वालों के प्रति संवेदना तो दूर, उन्हें राजनीति में घसीटने का पाप इन्होंने जरूर किया। ये लंबा चौड़ा ट्वीट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ सवाल उठा रहे मौजूदा सरकार पर जो हमले हुए इसको लेकर, दूसरी तरफ अमित मालवीय ने जबरदस्त प्रहार किया है। वो कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पीड़ित लोगों के बारे में एक शब्द नहीं कहा।